किसको किसको आत्महत्या करनी है, हाथ ऊपर उठाइए, देखने दीजिए मुझे। अरे है एक है, वो कौन है वो बताओ उनको। एक है आत्महत्या करना चाहता है, ये भी है शायद आत्महत्या करना चाहता है, ये भी है, ये भी। कोई नहीं चाहता, कोई मरना, हमारा जीने का अधिकार इन लोगों ने छीन लिया है, रासायनिक खेती ने और जैविक खेती ने। यह अधिकार दोबारा हमें प्राप्त करना है इस आंदोलन के माध्यम से। दिस इज 36x36 पालेकर ऑर्चर्ड मॉडल। 36x36 पर ये पंचस्तरीय 5 स्तर की 5 लेयर मॉडल है। इसको आप पहले उतारे कॉपी में, और चाय के वक्त मोबाइल में भी आप उसको उतार सकते हैं। चाय के वक्त, अभी नहीं, अभी नहीं। ये दिस इज द सिंबल, राउंड सिंबल। ये आम है, मामेडी, मैंगो अथवा टैमेरिंड, इमली अथवा सपोटा अथवा cashew nut. In Telangana, you can grow cashew nut very successfully, no doubt. In the center of 4 mangoes, we are taking sweet orange battai, and this star symbol is represent to custard apple, that means सीताफलम। या सीताफलम के बजाय आप उसमें पोमग्रेनेट ले सकते, दाइमा ले सकते हैं। सीताफल के बजाय दाइमा ले सकते हैं। और ये जो है, ये त्रिकोण ट्रायंगल, वो ड्रम स्टिक है, मुनगा है, और मुनगा के ऊपर बीन्स चढ़ाया है। और ये गोल गोल है, ये है ग्लिरिसिडिया, गिरिपुष्पा। ये ग्लिरिसिडिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और नाइट्रोजन देता है, साथ में मल्चिंग मटेरियल बहुत तेजी से देता है। और ग्लिरिसिडिया पर भी बीन्स चढ़ाया है। ये जो टिक मार्क है, ये सिंबल है। एक तो बनाना लेना है, नहीं तो पपाया लेना है, नहीं तो तुअर लेना है, पिजॉन पे लेना है। और ये जो ये सिंबल है वो चिली है, चाहे मिरपा आपका ले, शिमला मिर्च ले, जो भी प्रकार आपके पास है। ये जो लाल चिन्ह है, लाल रेड कलर, वो है ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, बीन्स अथवा कॉफी, अलसंदा। इनमें से जो आपको लेना है वो ले सकते हैं। और ये दोनों ओर जो डॉट है वो है टर्मरिक और अथवा जिंजर। 2 कतारों के बीच में नाली है। ये नाली पानी देने के लिए, सिंचन के लिए निकाली है। और नाली के दोनों ओर हॉर्स ग्राम, काउपी, मोथबिन, जो फैलने वाली बेल है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये भी लेना है। We will take a 10-minute break. During this break, you can take this picture on your mobile or in your notebook. Then we will describe about this model. ये जो आम है, मामेडी, इसकी अभिवृद्धि 3 प्रकार से होती है। एक, जहां हमें पौधा लगाना है वहीं बीज डाला जाता है और वही उसको बढ़ाया जाता है, जिसको कहते हैं इन सिटू प्लांटेशन। दूसरी पद्धति है नर्सरी में से पौधे लाकर लगाए जाते हैं। और तीसरी पद्धति है पहले रूट स्टॉक के रूप में बीज डाला जाता है जहां पौधे खड़े करने हैं, और उसके बाद उसके ऊपर ग्राफ्टिंग किया जाता है, कलम किया जाता है।
इस 3 विधि से आम की अभिवृद्धि की जाती है। जब आप बीज डालते हैं, ग्राफ्टिंग नहीं करते, कलम नहीं लाते नर्सरी से, और बीज से पौधा खड़ा करते हैं, हो सकता है जिस आम के पेड़ से बीज लिए हैं उसी आम के पेड़ के सारे गुणधर्म बच्चे में आए, ये नहीं हो सकता। उसमें कुछ डिफरेंस होता है। प्रकृति का एक कायदा है, देयर इज ए लॉ ऑफ द नेचर। वो कायदा कहता है कोई दो सजीव एक समान नहीं होंगे, जैव विविधता होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। 124 करोड़ हिंदुस्तान में लोग हैं, कोई समानता नहीं एक दूसरे के साथ, कोई समानता नहीं, अलग अलग है। ये हस्तरेशा अलग है, मस्तक रेशा अलग है, चेहरे अलग है, जन्नुक रचना भी अलग है, सारे अलग है। जुड़वा है तो भी ये अलग अलग है, मां को समझ में आता है, बाप को समझ में नहीं आता। यानी प्रकृति का स्थायी भाव है कि कोई दो सजीव एक समान न हो, जैव विविधता हो। उसी तरह एक ही आम के अगर 100 गुठले हमने लगाया, 100 बीज लगाए, तो ये सारे आम के पेड़ मां जैसे नहीं देंगे, अलग अलग प्रकार के पौधे फल देंगे। कुछ तो भी उसमें डिफरेंस होगा, फर्क होगा। एक ही मां के बेटे, माँ बाप के 4 बेटे, एक ही माँ बाप के 4 बेटे, एक माँ जैसा दिखता है, एक पिता जैसा दिखता है, एक माँ जैसा भी नहीं है, पिता जैसा भी नहीं है, नाना जैसा दिखता है, और एक किसी का भी नहीं, अलग ही दिखता है। माँ बाप एक, लेकिन कोई समानता नहीं बच्चों में। उसी तरह अगर हमने एक गुठली लगाई आम की, उसका पौधा बढ़ाया, तो जितने गुणधर्म माँ के, जिस आम से गुठली निकाली उसके गुणधर्म है, वो सारे गुणधर्म बच्चे में नहीं आएंगे, कुछ तो भी बदलाव होगा। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, मलयालम है, तमिल है, न जाने कितनी भाषा है। ये सारी भाषा हमारी देश की धरोहर है। ये विविधता हमें बहुत अच्छी है, आवश्यक है। उसी तरह हमारे फसलों की जो किस्में हैं, देशी बीज, अलग अलग वैरायटी है, न जाने कितने हजारों वैरायटी है, उसको भी बचाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितनी जैव विविधता ज़्यादा, उतनी प्रोडक्टिविटी और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारी भाषाएं बचाना है, हमारे देशी बीज बचाना है, साथ में हमारी देशी गाय की नस्लें भी बचाना है। ये अधिकार केवल हमारा नहीं है, ये अधिकार सरकार का भी है। ये जवाबदेही सरकार की है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में उनको ये जवाबदेही दी है। बीटी कॉटन आने के पहले कपास के बहुत सारी देशी वैरायटियां थी हमारे देश में, बहुत थी। बीटी कॉटन आया और सारी लुप्त हो गई, विनाश हो गया। ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। भारतीय संसद ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास वन रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट 2002। दिस एक्ट सेज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट are legally committed to conserve and protect all the breeds of the Deshi cow, all the Deshi local varieties and all local languages. This is the legal commitment has been given by the Parliament to the Government of India and state government.
but none of the government is thinking about this resolution. अगर ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, सरकार की है, तो सरकार अगर हमारे देशी बीज को बचाती नहीं है, देशी भाषाओं को बचाती नहीं है और हमारी जो देशी गाय है उसकी नस्लों को बचाती नहीं है, तो ये संविधान का क्या है, संविधान के खिलाफ बर्ताव है। ये गलत है, गलत है, ये गलत है। सरकार संविधान को मानती नहीं, इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है। इसलिए सरकार ने पहल करनी चाहिए, उसमें कानून लाना चाहिए अपने विधानसभा में और उसको पारित करके इस कानून का अमल करना चाहिए। साथियों, उसी तरह ये जो मामेडी है, मैंगो है, उनकी भी हजारों वेराइटीज हमारे देश में थी, लोकल मैंगो हजारों, लेकिन सारे लुप्त होने के कगार पर खड़ी है। हमें बचाना होगा, इसको बचाना होगा। जो मैंगो है, जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं, जो नर्सरी से पौधा उखाड़ने के बाद उसकी जो जड़ है, मुख्य जड़, टैप रूट, वो कट जाती है। ये बहुत ही बुरा काम है, क्योंकि ये जो मुख्य जड़ है वो नीचे नीचे जाती है, जहां नमी है नमी तक जाती है, इंटरनल वाटर रिजर्वायर तक जाती है, अंतर्गत जल स्रोतों तक जाती है और गहरा का पानी लेती है। जड़ वो इसको आधार भी देती है, सपोर्ट देती है। वही अगर कट जाए तो पौधे जब अकाल पड़ता है तो सूखने लगते हैं, जब ये चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है तो गिर जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट देने वाली जड़, मुख्य जड़ कट जाती है। इसलिए नर्सरी से मामिडी का कोई पौधा नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना है और नहीं लगाना है। ये बहुत खतरनाक है, उनकी आयु भी खत्म होती है और नुकसान किसानों का होता है। इसलिए इस नुकसान को बचने के लिए और बीज लगाने से जो पौधे खड़े होते हैं वो अच्छे फल नहीं देंगे, इसकी भी संभावना होती है। उस संभावनाओं से बचने के लिए एक पद्धति विकसित की गई हमारे पुरातन लोगों ने, उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड, कलम पद्धति। जब आप आम की गुठली लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो जड़ गहराई में जाती है, वो पौधा 250 साल 300 साल तक भी हमें फल देता है। लेकिन जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं, वो टैप रूट खत्म होता है तो 30-35 साल में, 40 साल में पौधे सूखने लगते हैं। हमें अगली पीढ़ियों तक अगर आम देना है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि नर्सरी से पौधा नहीं लाना है और गुठली भी नहीं लगाना है, उससे भी पौधा नहीं लगाना है। हमें ये जो पद्धति विकसित हुई है, हमारे लोगों ने की है, देश के पुरातन लोगों ने, ग्राफ्टिंग मेथड, उसका उपयोग करना है। इसके लिए हमें पहले रूट स्टॉक का बीज लगाना है। रूट स्टॉक माने ऐसे पौधे के बीज लगाना है आम के, जो केवल बारिश पर खड़े होते हैं, जिसको सिंचाई नहीं की गई है और बहुत विशाल विस्तार है। हर साल फल लगते हैं, लेकिन फल बहुत बेकार लगते हैं, खाने लायक नहीं होते, खट्टे होते हैं और बहुत ऐसा पौधा बहुत स्टर्डी होता है, बहुत हिम्मतबाज होता है, उसमें प्रतिरोध शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। उसके फल लेना है पके हुए और उसके बीज हमें जहाँ पौधे खड़े करने वही लगाना है। अब जब आम के फल पकेंगे, जहाँ से हमें बीज लेना है, वो पके हुए फलों में से बीज हम गुठली बाहर निकालते हैं। गुठली बाहर निकालने के उपरांत लगाने में जितनी देर करेंगे उतना ही जर्मिनेशन कम होता है। How much we will prolong to debulk the seed in the soil, we will get the reduction in the germination process. इसका मतलब है जो पुरातन वृक्ष हमने सिलेक्ट किए हैं आम के, जो बहुत विस्तार है, रेनफेड है, जहाँ सिंचाई नहीं है, उनके जब बीज पको होंगे वहीं से तुरंत वो आम को खरीदना है और गुठलियाँ
जितने जल्दी हो सके लगाना है, जहां 36 बाय 36 के खड्डे में लगा देना है। लोग बोलते हैं एक भूमि अच्छी है, ये भूमि अच्छी नहीं है आम के लिए या किसी फसल के लिए। ये गलत है, ये गलत है। माँ माँ है, माँ कभी बुरी होती है क्या? हर भूमि अच्छी है, कोई भी भूमि में हम आम लगा सकते हैं। जिस भूमि में हमें ये बगीचा लगाना है उस भूमि की पहले जोताई करना है, रोटावेटर से करे, कल्टीवेटर से करे, और जोताई करने के उपरांत पहले फसल के जो अवशेष है उसको चुनना है और आच्छादन के लिए एक कोने में कहीं तो भी ढेर लगा देना है। अंतिम जोताई के पहले, बिफोर लास्ट कल्टीवेशन, प्रति एकड़ 400 किलो घन जीवामृत भूमि के सतह पर 1 एकड़ क्षेत्र में समान रूप में बिखेर देना है और अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला देना है। 400 किलो प्रति एकड़। बाद में 4.5 फीट बाय 4.5 फीट पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है ताकि ये चौफुली तैयार हो। 4.5 फीट 4.5 फीट। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या किसानों को खड्डे खोदने के लिए बताती है। 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा खड्डा आम लगाने के लिए किसानों को गाड़ने के लिए कहती है। कोई आवश्यकता नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये पूरा अननेचुरल है, अनावश्यक है। साथियों, जंगल में कहाँ खड्डा है? जंगल में कहाँ खड्डा है? जंगल में भी आम के पेड़ होते हैं, जंगल में भी जामुन के पेड़ होते हैं, जंगल में भी नारियल के, कोकोनट के पेड़ होते हैं। पौधे जब फल पक्के होने के बाद गिरते हैं, बारिश में अंकुर होते हैं, बढ़ने लगते हैं, नया पेड़ खड़ा होता है। जंगल में कहाँ खड्डा है भाई? खड्डा इनके दिमाग में है, खड्डा इनके दिमाग में भरा है। केवल 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा और 6 इंच गहरा खड्डा खोदना है। कहाँ? जहां आम लगाना है। 36 बाय 36 फीट पर कितना है? 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 6 इंच गहरा। और खड्डे की जो मिट्टी निकलेगी वो खड्डे के पास ही रख देना है। उस मिट्टी में जितनी मिट्टी 25% उसमें घन जीवामृत मिला देना है। घन जीवामृत मिलाने के बाद उसका ढेर वही लगा देना है और ढेर पर वो जो पानी देने का झारा होता है, रोज कैन है, उससे जीवामृत उस पर छिड़क देना है। वो नर्सरी मिट्टी 2 दिन में बन जाएगी। बाद में गुठलियाँ लाना है और एक जगह 3 गुठलियाँ लगाना है बीजामृत का संस्कार करने के पश्चात। पहले नीचे बॉटम में ये जो मिट्टी मिक्सचर है वो थोड़ा डालना है। बाद में यहाँ 1 गुठली डाल देना है, यहाँ गुठली 1 और यहाँ गुठली, 3 कोने में 3 गुठलियाँ लगा देना है बीजामृत का संस्कार करने के बाद। बाद में मिट्टी से उसको ढक देना है और मिट्टी दबा देना है। और बाद में वो इससे अपने स्टॉर्म मल्चिंग, आच्छादन से उसको ढक देना है। जब वो अंकुरित होने लगेगा आच्छादन निकाल देना है। अब 3 में से 2 तो अंकुरित हो ही जाएंगे। 3 गुठलियां लगाया है तो 2 उनमें से निकल कर आएंगे, 2 अंकुरित हो जाएंगे। 2 को बढ़ा देना है और जब बढ़ेंगे ये 2 इस तरह बढ़ेंगे। इनको धूप से बचाना नहीं है, धूप से लड़ने देना है, बारिश से लड़ने देना है, हवा से लड़ने देना है ताकि उनमें प्रतिरोध शक्ति निर्माण हो। इनको छाया नहीं करना है, लड़ने देना है। बाद में अगले साल इस पर ग्राफ्टिंग करना है, दोनों पर ग्राफ्टिंग करना है। ग्राफ्टिंग करने के लिए जो वैरायटी हमने चुनी है, अल्फांसो है या केशर है, ये दोनों कमर्शियल वैरायटी है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। अथवा आंध्र प्रदेश में जो भी वैरायटी यहाँ प्रसिद्ध है, लंगड़ा है, पायरी है, नीलम है, तोतापुरी है, अथवा वो अपना विशाखापट्टनम का जो आम है वो बहुत विख्यात है। हाँ नहीं, दूसरा है। हाँ, जो भी है उसका आप ग्राफ्टिंग करने के लिए जिस मातृवृक्ष से आम के हम
आंखें ला रहे हैं, काढ़ी ला रहे हैं, वो हो सके तो 0 बजट में तैयार हुआ ही आम चाहिए, ताकि उसमें प्रतिरोध शक्ति आनुवंशिक रूप में आ जाए। कलम के लिए हो सके तो 10 से लेकर 15 साल के आयु होने वाले जो बहुत बलवान पौधे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फल लगे हैं, ऐसे अच्छे पौधों से ही आपको कलम लाना है। बाद में दोनों को कलम करना है और नेक्स्ट ईयर तीसरे साल ये दोनों का जॉइंट कलम कर देना है, उसको जोड़ देना है दोनों तीसरे साल। तो इसको अलग इसको अलग पहले अलग अलग करना है नेक्स्ट ईयर, और तीसरे साल दोनों को जोड़ देना है, बिल्कुल जॉइंट कलम बोलते हैं, जिससे पूरा रूस्टॉक, इसका रूस्टॉक, इसका रूस्टॉक, दोनों का रूस्टॉक बहुत विस्तार से इसको मिल जाएगा। कलम करने के लिए प्रशिक्षित माली को ही बुलाना है। माली यानी क्या बोलते हैं आप उसको? आम समझ में आ गया? हाँ। बाद में ये मामेडी, अपना बताई, स्वीट ऑरेंज। आम के बारे में एक और बात बताऊंगा, शायद भूल जाऊंगा। हो सकता है आपके खेत में एक पुरातन आम के पेड़ हो, खड़े हैं, लेकिन अच्छे आम नहीं है, खाने के लिए अच्छे नहीं है, खट्टे है, उसमें तेल आता है, कोई खाता नहीं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, उसको भी हम वाल्या का वाल्मीकि बना सकते हैं। ऐसे पुरातन आम के पौधे जो खाने लायक नहीं है, उसका प्रूनिंग करे। प्रूनिंग माने ये तना है, ये मेन ब्रांच है और ये सेकेंडरी ब्रांच है। जो सेकेंडरी ब्रांच है उसको 3 फीट पर काट दे, प्रूनिंग करे, हार्ड प्रूनिंग करे। बाद में जब काटने के बाद जीवामृत, एक कपड़ा लेना है, एक बकेट में जीवामृत लेना है और कपड़ा जीवामृत उसको लगा देना है, जहाँ काटा है वहाँ लगा देना है कपड़े से। हाँ, नहीं तो जीवामृत का छिड़काव करना है ताकि फंगस अंदर न जाए। अला मनमो ये प्रूनिंग मार्च महीने में करना है। बाद में बारिश काल में इसको नए टिश्यू आते हैं, एक एक डाली पर बहुत टिश्यू आते हैं, तो एक ही पेड़ के सारे टिश्यू पर आप एक ही आम के पेड़ पर अल्फांसो का कलम कर सकते हैं, दूसरे पर केसर का कर सकते हैं, यानी एक ही पेड़ पर बहुत सारी वैरायटी हम ले सकते हैं। एक ही आम पर हमें कितनी वैरायटी ले सकते हैं? कितनी भी वैरायटियां ले सकते हैं, ज़्यादा आम लगाने की कोई आवश्यकता। हमारी ही परिवार जो फैमिली होते हैं, फैमिली के एक सदस्य दूसरे को एडॉप्ट कर सकता है। उसी तरह ये बैंगन है, मिर्च है, मिरपा, टमाटर है, एक ही परिवार के सोलेनेसी, एक ही परिवार के सोलेनेसी परिवार के। अगर बैंगन का हमने पेड़ बढ़ा दिया, पौधा, उसकी प्रूनिंग करना है और जो नए टिश्यू आएंगे, एक डाली पर टोमेटो का कलम करना है, एक पर मिरपा का कलम करना है, एक पर बैगन लगा देना है, ताकि एक ही बैगन के पौधे पर हम टमाटर ले सकते हैं, मिर्च ले सकते हैं और बैगन भी ले सकते हैं। और ये चमत्कार दिखाने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लाना है। साथियों, ये स्वीट ऑरेंज रुटेसी परिवार का है, रुटेसी कुटुंब का है। रुटेसी, रुटेसी, RUTACEI, RUTACEI, रुटेसी। और इसी रुटेसी परिवार का लेमन है, ऑरेंज है, किन्नू है, ये स्वीट ऑरेंज बताई है, साथ में हमारा बेल है और एक फल है जिसका नाम है कवट, कवठे कई, वो भी उसी परिवार का है। कवट की चटनी बनाते हैं, कवठे, कवठे कई बोलते, क्या बोलते उसको? कौथे। आदिलाबाद वालों को मालूम है, कवठा झाड़ काय म्हणतात त्याला? और बेर सर, हाँ, बेल है, छोटे बेल है, कवट है, एक ही परिवार के। इसका मतलब है कि बत्ताई लगाने के लिए जो रूटस्टॉक लिया जाता है, एक तो भारी जमीन है, हेवी ब्लैक वाटर सॉइल है, उसमें रंगपुर लेमन का रूटस्टॉक लिया जाता है। अगर हल्की है तो जम्बीरी का रूटस्टॉक लिया जाता है, ईड लींबू का, जम्बीरी का, जम्बीरी का रूटस्टॉक, जम्बीरी, हाँ, जो हल्की भूमि है उसमें लिया जाता है। जो डीप ब्लैक कॉटन सॉइल है, भारी है, उसमें रंगपुर लाइम का रूटस्टॉक लिया जाता है। हाँ, रंगपुर लाइम। यह कौन सा रूटस्टॉक लिया जाता है?
बताइए के लिए जम्बी लिए ना? हाँ गंगापुरी। नहीं, कौन सा लिया जाता है यहाँ? हाँ, रंगपुर लिया जाता है। जैसे रंगपुर लाइम लिया जाता है, जम्बी लिया जाता है, उसी तरह हम बेल के बीज डालकर उसको पर भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एक ही परिवार का है। कवट के स्टॉक पर भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर कवट के रूटस्टॉक पर हम बत्ताई लगाते हैं तो सिंचाई का पानी देने की आवश्यकता नहीं, केवल वर्षा पर पौधे बढ़ते हैं। कवट बस जो अपने रूटस्टॉक चुना है उसके बीज लेना है, बीजामृत से संस्कार करना है और यहाँ लगा देना है। और बाद में जब उसका पौधा पेंसिल साइज का होगा उसको कलम करना है। कलम करने के लिए जो मात्र से चुना है, हो सके तो प्राकृतिक खेती का चुनना है जिसको बहुत अच्छे फल लगते हैं, कीट नहीं है, बीमार नहीं है, ऐसे बलवान पौधे को चुनना है। सीताफलम के बीज सीधे लगाना है बीजामृत का संस्कार करके। सीताफलम में भी बहुत सारे प्रकार हैं। एक सीताफलम है, एक हनुमान फल है, एक है राम फल है। हनुमान फल जो है हनुमान फल वो बहुत बड़ा साइज होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया है एक बहुत बड़ा फल होता है, गुदा बहुत ज़्यादा होता है और 200 रुपये किलो भी बेचा जाता है। एनोना 1, एनोना 2 उन्होंने नाम दिया है। वास्तव में सीताफल का ही एक प्रकार है। सीताफलम के बीज के लिए सितंबर अक्टूबर में जंगल में जाना चाहिए, जंगल में सर्वे करना चाहिए। जिस पेड़ को जंगल के बहुत ज़्यादा सीताफल लगे हैं, बड़े बड़े सीताफल फल लगे हैं, जो स्टडी है, जिसको कोई बीमारी नहीं, कीट नहीं, उसके सीताफल बीज के लिए तोड़कर ला देना है पक होने के बाद। अगर जंगल में जाना संभव नहीं है तो ठीक है, आपके मंडी में अक्टूबर में सीताफल के फल बेचने के लिए लाए जाते हैं। मंडी में जाइए, अच्छे अच्छे फल, कीमत कितना भी दे, दाम दे उनको, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल खरीदिए। और एक फल में 36 से लेकर 48 बीज होते हैं। अगर एक फल आपने खरीदा तो 36 अथवा से लेकर 48 बीज हमें मिल जाते हैं। फलों में से सीताफल के बीज बाहर निकलने के बाद 3 महीने तक वो सुप्तावस्था में होते हैं, डॉर्मेंसी में होते हैं, और 3 महीने के उपरांत 3 साल तक उसकी अंकुरण क्षमता कायम रहती है। यानी एक बार बीज लाने के बाद 3 साल तक उसका उपयोग हम कर सकते हैं। सीताफल के बीज बीजामृत का संस्कार करने के बाद जहाँ ये चिन्ह है वहाँ लगा देना है। अगर दाईमा लगाते हैं सीताफल के जगह पर तो दाईमा भी बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। दालिमा की गणेश वैरायटी है जो पुरातन है, बहुत ही स्वादिष्ट है खाने के लिए, बहुत ही स्टडी है, उसमें बीमारी और कीट बहुत कम आते हैं। लेकिन आजकल वो जो भगवा चल रहा है, भगवा का कलर बहुत ही आकर्षक है, लाल है, दाने भी बहुत लाल है, लेकिन कोई स्वाद नहीं है। वो खट्टा यानी जो कड़वट बोलते हैं, स्वाद अच्छा नहीं है, रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल नहीं है, इसलिए बहुत बीमारी आती है। लेकिन 0 बजट में बैक्टीरियल बैट नहीं आता, रासायनिक में आता है, डिंका बोलते हैं उसको, वो रासायनिक में आता है। हमारे पद्धति में डिंका नहीं आता, बैक्टीरियल बैट नहीं आता। जिस नर्सरी में जीवामृत दिया जाता है वहीं के पौधे पर जो गुटी बांधते हैं वही गुटी लाना है ताकि प्रतिरोध शक्ति निर्माण हो। अगर नहीं, जहाँ भी उपलब्ध होती हैं और आप गुटी लगा सकते हैं लाकर, और नहीं तो सीधा छाट कलम भी ला सकते हैं, जो बेंच है वो भी लगा सकते हैं। दोनों पद्धतियाँ आप ले सकते हैं। हाँ, दाईमा में बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज के लिए बहुत समय लगता है, ये जल्दी आपको फल देते हैं। ये जो मुनगा है, मुनगा देशी मुनगा होता है और एक उन्नत मुनगा होता है। उन्नत मुनगा जब आप बीज डालते हैं तो 8 महीने में फली मिलती है बेचने के लिए, लेकिन देशी मुनगा ये आपको 1 साल के बाद फली देती हैं। देशी मुनगा 3 साल तक कायम रहता है, उत्पादन देता है। अपना उन्नत इम्प्रूव्ड मुनगा 3 साल तक उत्पादन देता है, लेकिन देशी मुनगा तंत्र जाने कितने साल तक आपको उत्पादन दे सकता है। तो लेकिन अभी आपको
उन्नत मुनगा यानी improved variety of the drumstick you can utilize. PKM 1-2, PKM 1 and PKM 2 are the best variety. I think that the seeds will be available if anybody will demand. PKM 1, PKM 2 मुनगा बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। जब भी आप डाली छांटते, उसकी ब्रांच छांटते, 1 महीने में 2 बार नई डाल आकर बढ़ने लगती है। इसका मतलब है मुनगा में मल्चिंग मटेरियल बहुत बढ़िया देता है। मुनगा लेग्यूमिनेसी कुटुंब का है, परिवार का है, सब फैमिली पेपेलिसी का है, इसलिए उसके जड़ों पर गांठ होती है। उस गांठ में हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को देने वाले जीवाणु होते हैं, राइजोबियम। इसका मतलब है मुनगा लगाते हैं तो सारे पौधों को नाइट्रोजन अपने आप मिल जाता है। इर्द गिर्द जो पौधे सबको नाइट्रोजन अपने आप मिल जाता है। मुनगा के पत्तों में और डालियों में 3.6% नाइट्रोजन होता है। इसका मतलब है उनके पत्ते और डालियां नाइट्रोजन समृद्ध है। जब हम उसकी डालियां छाटेंगे और आच्छादन करेंगे, अपने आप हमारे पौधों को नाइट्रोजन मिलता रहेगा। मुनगा के जो ब्रांचेस है, हमारा मामेडी है, बताई है, ये जो पौधे हैं हमारे, उसके जो अपेक्स है, टॉप है, टॉप के ऊपर 2 फीट तक उसकी ब्रांचे काटना है, काय के मुनगा के, और 2 फीट के ऊपर उसको फैलने देना है ताकि छाया पड़े। मुनगा के ऊपर हमें बीज चढ़ाना है, बेल वर्गीय बीज जो ऊपर चढ़ती हैं, फलियां भी देती हैं। मुनगा की फली बहुत महंगी होती हैं और एक एक पेड़ को 0 बजट में 300 फलियां आती है। एक पेड़ कभी कभी 3000 रुपये दिया है एक पेड़ ने, तो मुनगा एक आर्थिक स्रोत बन जाएगा हमारी इस मॉडल में। बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में जल शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग महापालिका और नगर पालिका करती है, लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि ब्लीचिंग पाउडर के भी अवशेष पानी में आते हैं जो हमारे हाथ में जाते हैं और वो भी हमें नुकसान करते हैं। तो अभी रिसर्च चालू हुआ है कि इसका अल्टरनेट विकल्प क्या हो। अंत में उनको मालूम पड़ा कि मुनगा के बीजों की पाउडर बहुत ही बढ़िया जल शुद्धिकारक है। इसका मतलब है भविष्य में इसको बहुत दाम मिलने वाले हैं। मुनगा की फली, मुनगा के पत्ते बहुत ही औषधि है, बहुत ही प्रोटीनस है, पौष्टिक है। अगर इसकी सब्जी हम खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं या प्रेग्नेंट माता को खिलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा पोषण होता है। ये ग्लिरिसिडिया लेग्यूमिनेसी परिवार का है, कुटुंब का है, नाइट्रोजन फिक्सर है और बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। दक्षिण भारत में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरला में 0 बजट के जब नारियल, सुपारी, कॉफ़ी, कोको के हमारे मॉडल देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ग्लिरिसिडिया पर वैनिला लगाया है, ग्लिरिसिडिया पर ब्लैक पेपर चढ़ा है और बहुत बढ़िया उत्पादन दे रहा है। इसका मतलब है ग्लिरिसिडिया सपोर्ट भी दे सकता है। अगर आपके क्षेत्र में पान बेल लगाना है तो ग्लिरिसिडिया पर भी हम पान बेल चढ़ा सकते हैं, तांबुलम बेल को चढ़ा सकते हैं। ग्लिरिसिडिया के गिरी पुष्पा के पत्तों में, डालियों में भी 3% नाइट्रोजन होता है और बहुत तेजी से बढ़ने से हमें मल्चिंग मटेरियल निरंतर मिलता है ताकि हमें ह्यूमस की निर्मित के लिए आवश्यक जो 6% नाइट्रोजन है उसकी आपूर्ति हो जाए। ये जो केला है, बनाना, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा ठेंगू जिसको कैवेंडिश कहते हैं, दूसरा होता है मध्यम ऊंचाई का जिसको रोबस्टा कहते हैं, और तीसरा है देशी जो ऊंचा बढ़ता है, हमारे देशी वैरायटी होती है। केले का जो राइजोम बनाना का हम लगाने के लिए चुनते हैं, उसका भार यानी वेट 400 से ग्राम से लेकर 800 ग्राम के बीच में होना चाहिए। उसका आकार नारियल जैसा होना चाहिए और ऊपर का छिलका तांबूस यानी ताम्र कलर का चाहिए, यानी ब्राउनिश कलर का चाहिए, चमक चाहिए। जिस केले का पौधा सबसे बड़े साइज का बंच देता है उसका ही राइजोम हमें लगाना है ताकि प्रोडक्टिविटी वो ट्रांसफर हो। कहाँ? सेकंड जनरेशन में। बहुत ज्यादा जो ज्यादा बड़ा बंच देता है, गोनी, गुत्ती हाँ, उसका ही राइजोम लेने से नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा फल देने वाली होती है। ये केला
साथियों, केला का कंद बीजामृत में डुबोए और जहाँ दिखाया है वहाँ लगा दीजिए। और इसमें अगर नहीं लेना चाहते तो पपया भी ले सकते हैं, लेना ही है। पपया में भी जो अभी हैवान पपया आई है मार्केट में, कौन सी आई है? हाँ, ताइवान, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो ताइवान के बीज खरीदना पड़ता है, महंगे महंगे बीज। हमने एक प्रयोग किया नांदेड़ जिले में, देखना था ये, क्योंकि हमारे प्रयोग निरंतर चलते हैं। क्या किया, वो ताइवान का बीज महंगा महंगा खरीदा, वो लगाया, पपया खड़े हुए, उसके जो सबसे ज्यादा फल देते उसके पपया को रखा, उसका ही बीज अगले साल बोया, उतना ही प्रोडक्शन मिला। इसका मतलब है हर साल बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वही बीज हम उसके लिए उपयोग में ला, जैसे बीटी कॉटन का है उससे वही तरह है। अगर बनाना पपीता नहीं ले सकते तो तुअर लीजिए, पिजॉन ले सकते हैं। नहीं, अगर पपई नहीं लेना चाहते तो तुअर लेना है, कंदी कंदी कंदी। अब ये जो चिन्ह दिया है ये है मिरप्पा और मेरीगोल्ड यानी बंती। बंती और मिरप्पा दोनों लेना है। और मिरप्पा के दोनों ओर जो डॉट दिए है ब्लैक कलर के, वह है टर्मेरिक अथवा जिंजर। टर्मेरिक और जिंजर दोनों ओर लगा देना है। और ये मिरप्पा और इसके जो लाल डॉट है वह हमारे जो मूंग है, उड़द है, अलसंदा है या बंगाल ग्राम है, जो भी सीजनल है दलहन, वो लगा देना है नाइट्रोजन के लिए और हमारे खाने के लिए भी। समझ में आ रहा है कि देख रहे हैं आप? हाँ, ये अंदर जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है? जा रहा है, ठीक है, ठीक 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 है। तो साथियों, ये हर कतार लाइन 4.5 फीट अंतर पर है। हर दो पौधों के बीच में 4.5 फीट अंतर है, 4.5 बाय 4.5। और ये जो स्पेस है, बट्टा है 4.5 फीट का, इसके बीच में पानी देने के लिए नाली निकालिए। और नाली के दोनों किनारे, ऑन द बोथ बैंक ऑफ द ट्रेंचेस, दोनों किनारे, नाली के दोनों किनारे, काली के दोनों किनारे हमें बाजरा या मेक्केजोन्ना प्लस मोथबीन, मोथबीन बोलते हैं, बहुत फैलता है, अथवा हॉर्स ग्राम अधिक अलसंदा यानी कॉपी अधिक बीन्स, ये सारे बाजरा, मेज, मोथबीन, हॉर्स ग्राम, अलसंदा, बीन्स, इन सारे बीजों को मिलाना है और ये नाली के दोनों किनारे लगा देना है। साथियों, अब आपके मन में सवाल होगा कि इतनी सारे फसलें एक ही जगह आपस में झगड़ेंगे खाने के लिए, एक दूसरे का निकालेंगे। ये गलत है, गलत है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झूठ बोल रही है, गुमराह कर रहे हैं कि दो पौधों के बीच में खाने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। ये बिल्कुल गलत है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। 98.5% हवा पानी से शरीर बनता है, कहाँ प्रतिस्पर्धा है? ये बहुत गलत है। दिमाग में से डर निकाल दीजिए कि ये दो आपस में झगड़ेंगे। बिल्कुल झगड़ेंगे नहीं, आपस को मदद करेंगे और सब बढ़ेंगे। बीज लगाने के पहले बीजामृत का संस्कार करके ही लगाना है। बाद में बारिश काल में, जैसे कल मैंने बताया, 1-1 कप जीवामृत केवल फलों के पौधों को देना है, भूमि के सतह पर डाल देना है। बारिश कल मैंने बताया, सब कल बताया। बारिश समाप्ति के बाद जो नाली निकाले, नाली में से सिंचाई के पानी के साथ प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार देते रहना है। और जीवामृत का छिड़काव करना है, मैंने कल शेड्यूल दे दिया है। शुरुआत के 3 महीने तक, जब तक आंतर फसल निकल नहीं जाती, खरपतवार का नियंत्रण करना है।
3 महीने के बाद खरपतवार निकालने की आवश्यकता नहीं, केवल काटकर मल्चिंग करना है। बाद में कभी भी जोताई नहीं करना है। नो कल्टीवेशन एट ऑल आफ्टर 3 मंथ, नो कल्टीवेशन एट ऑल। कुछ भी कोई जोताई की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको छिड़काव की बात कही है, दवाओं का छिड़काव आवश्यकता पड़ी तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये खाना बंद करे, खाना परोसना बंद करे, करुणाकरण जी खाना परोसना बंद करे। स्टॉप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लंच। जैसे कोई खाना खाने के लिए आए, सुनने के लिए नहीं। सरकारी प्रोग्राम है क्या? खाना खाने के लिए जाएंगे और भाग जाएंगे? ठीक है, यानी अभी सारी बात हो गई, समझ में आ गई पहले साल। हाँ। अब जो फसल निकलेगी, खरीफ की फसल निकलने के बाद वही रबी का बीज डालना है, वही तुरंत। जब रबी की फसल निकलेगी तो धूपकाली का डालना है। इसका मतलब है लगातार हमें आंतर फसल लेना है। घने जंगल में जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि बड़ा वृक्ष है, विशालकाय वृक्ष। उस विशालकाय वृक्ष के नीचे पेड़ है, छाया में है, अनगिनत फल लगे हैं। उस पेड़ के नीचे झाड़ी है, बुश है, उसको भी फल लगे, छाया में है। उसके नीचे पौधे हैं, उसको भी बीज लगे हैं। और भूमि के सतह पर बेल फैली है, भूमि को ढकने वाली। 5 लेयर सिस्टम है, पंच तारांकित व्यवस्था है। यहाँ भी हमने ये पंच तारांकित व्यवस्था की है। ये जो मामेडी है वो ऊंचा बढ़ेगा, उसके नीचे स्वीट ऑरेंज बत्ताई रहेगा, बत्ताई के नीचे ये सीताफलम रहेगा, सीताफलम के नीचे बाकी के पौधे रहेंगे और नीचे ये फैलने वाली बेल रहेगी। ये पंचतरंग व्यवस्था भी हमने यहाँ खड़ी की है। सूरज की रोशनी में जो सूरज की ऊर्जा आती है वो फोटोन के रूप में आती है, लेकिन उस ऊर्जा की जो तीव्रता है वो फुट कैंडल मापन से मापी जाती है। जो कड़ी धूप है, मार्च, अप्रैल, मई, जून की, उस धूप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट 7000 to 12000 फुट कैंडल होती है। ये जो आम के पत्ते हैं कड़ी धूप में बढ़ते हैं, क्योंकि उनको कड़ी धूप चाहिए। कड़ी धूप में अच्छा काम करते, खाना पकाना जारी रखते 10 घंटे दिन में। लेकिन छाया में मामेडी के पत्ते 10 घंटों में से 5 घंटे काम नहीं करते, सो जाते हैं, जैसे ऑफिस में हम देखते हैं। लेकिन बाकी जो है, स्वीट ऑरेंज है, सीताफलम है, ड्रमस्टिक है, बनाना है, चिली है, इन सारों को ये प्रखर सूर्य ऊर्जा नहीं चाहिए। इनको तेज धूम सहन नहीं होती, इनको डांसिंग शैडो चाहिए, कम तीव्रता चाहिए, और उसकी तीव्रता चाहिए 5000 to 7000 फुट कैंडल इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट। इसका मतलब है स्वीट ऑरेंज को, सीताफलम को जो तीव्रता चाहिए वो तीव्रता डांसिंग शैडो कौन देगा? बत्ताई, अपने मामेडी देगा। ये जो मिरपा है, चिली है, मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, इनके पत्तों को ये प्रखर रोशनी नहीं चाहिए, इनको डांसिंग शैडो भी नहीं चाहिए, इनको शैडो चाहिए। उनके पत्तों को ये क्या चल रहा है? इनके पत्तों को 3700 से लेकर 5000 फुट कैंडल इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट चाहिए। इसका मतलब है कड़ी धूप नहीं चाहिए, डांसिंग शैडो भी नहीं चाहिए, धूप छाव भी नहीं चाहिए, छाया चाहिए। अगर ये धूप में खड़े होते पत्ते पीले पड़ते हैं, लेकिन छाया में है तो हरे होते हैं। इसका मतलब है
कि सारे पौधों को समान रूप में प्रखरता नहीं चाहिए, अलग अलग पौधों को अलग अलग तरह की प्रखरता चाहिए। एवरी प्लांट इज नॉट हैविंग द सिमिलर इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट, दे वांट वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट। यहाँ कौन से पौधों को कौन सी तीव्रता चाहिए, इसके अनुसार इनका नियोजन यहाँ किया है। साथियों, 1 साल के बाद ये बहुत अच्छे बढ़ने लगेंगे। 2 साल में आपको सीताफलम मिलेगा, लेकिन 2.5 महीने के बाद आपको ये बीन्स मिलेंगे। ये जो दलहन है वो 2.5 महीने में मिलने चालू हो गए। 3-4 महीने के बाद ये चिली मेरीगोल्ड मिलेगा और ये मिलता रहेगा 6 महीने तक, 7-8 महीने तक। 7-8 महीने के बाद ड्रमस्टिक का पैसा आएगा और बीन्स का आता रहेगा। उसके बाद ये पपाया बनाना पैसे आते रहेंगे, उसके बाद सीताफलम के पैसे आते रहेंगे, उसके बाद स्वीट ऑरेंज तो आता ही रहेगा और मामिडी तो आता ही रहेगा। पैसा आता रहेगा। जीरो बजट है, जाएगा नहीं। सवाल पड़ेगा कहाँ रखे, स्विस बैंक में रखे या रिजर्व बैंक में रखे। एटीएम बोलते ना, एटीएम मशीन, हाँ, ये एटीएम मशीन ही है। लगातार पैसा मिलता, कोई भागेगा नहीं। मुंबई दिल्ली काम करने के लिए कोई भागेगा नहीं। 1 एकड़ में कम से कम 3 लाख रुपए मिलना ही चाहिए। 25,000 रुपए सैलरी महीने की मिलना ही चाहिए। झुग्गी झोपड़ी में रहते नरकवास से साक्षात कितना मिलता है, 3,000 5,000 रुपए। वो ऑफिस आएगा और शान से जिएगा, शान से जिएगा। अगर ये मॉडल देखना है तो पता लिख लीजिए, साक्षात मॉडल देख कर आइए। यंग पौधा है, यंग लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नौकरी छोड़ दी, वापिस आया और ये मेरे वर्कशॉप सुना, साक्षात मॉडल खड़ा कर दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़ा पैकेज था, छोड़ दिया। बोला मैं पागल बन जाऊंगा, ये क्या जिंदगी है, 18 घंटे काम करना पड़ता है, ये तो खतरनाक है, ये तो हमके खत्म करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े बड़े पैकेज वाले नौकरी छोड़ रहे, वापस आ रहे, क्योंकि ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। दे वांट क्रिएशन, नव निर्माण चाहते, और जॉब में कोई नव निर्माण नहीं है, गुलामी है, इसलिए वो भटक रहे थे, अभी आ रहे हैं। ये लड़का भी उसी तरह का है। लिखिए, विशाल पांडे। विशाल पांडे MBA करने के बाद भी वो खेती कर रहा है। स्वामी समर्थ केंद्र के सामने, स्वामी समर्थ केंद्र के सामने, स्वामी समर्थ केंद्र के सामने सप्तगिरी नगर, सप्तगिरी नगर, सप्तगिरी नगर, पुसद, पुसद, PUSAD, पुसद, नजदीक है आपको, नांदेड़ के पास है। पुसद, PUSAD, नांदेड़ దగ్గర पुसद, पुसद, वसंतराव नाइक के गांव में। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर थे ना, उनके गांव में। पुसद, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। यहां से नांदेड़ जाना है, नांदेड़ से पुसद जाना है, सीधा है। यवतमाल, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल, जिला यवतमाल। हाँ, क्या बोल रहे? डिस्ट्रिक्ट सर, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल, YOTMAL, YOTMAL, YEOTMAL, यवतमाल, YEOTMAL, यवतमाल। कभी सुना नहीं, कभी जिंदगी में करीमनगर के बाहर गए नहीं, क्या मालूम कहाँ है दुनिया। ठीक है, उनका फोन नंबर लिखिए। फोन नंबर राసుకోండి, फोन नंबर 094 04 04
08 आप भी लिख लीजिए, बताइए तेलुगु में। 09404 08 08 9191। 9191 I would like to repeat again. 09404 008 9191। बिल्कुल 36x36 का मॉडल है। मैंगो है, मामिडी, लेमन है, दाइमा है, बनाना है, मुनगा है, ये है और वो है, सब कुछ है। दूसरा मॉडल लिखिए, संतोष निम्बारकर। संतोष निम्बारकर। संतोष निम्बारकर। एट पोस्ट नारायण गांव। नारायण गांव। नारायण गांव पोस्ट। ग्राम डाक नारायण गांव। तहसील तालुक जुन्नर। JUNNER जुन्नर। JUNNER जुन्नर। JUNNER जुन्नर। JUNNER JUNNER जुन्नर। जुन्नर। J for job। J for job। J for job। डिस्ट्रिक्ट पुणे। पुणे मालूम है कहाँ है? कर्नाटका में है ना। हाँ, वो कैसे मालूम है? यवतमाल मालूम नहीं। हाँ, लिखिए। हाँ, उनका नंबर लिखिए। सब्जियां उगाते हैं और ये मॉडल है वेजिटेबल। पुणे में एक दिन लगाता है हाट। पुणे में बहुत रश होता है, बहुत रश। 100 रुपीज पर केजी वेजिटेबल। 100 रुपीज पर केजी। कतार लगती है, लाइन लगती है, क्योंकि स्वादिष्ट है, जीरो बजट का है। 099 099 099 755 755 71 71 452 452 099 755 71 452। 099 अगर पत्ते कम है, मैंगो ज्यादा है, जीरो बजट में पत्ते कम है पेड़ को, मैंगो बहुत ज्यादा है। मैंगो ही मैंगो है जीवामृत पर। आपके ही तेलंगाना में लिखिए नाम, फोन नंबर लिखिए, जाकर देखिए। మీ తెలంగాణలోనే ఆకుల కంటే ఎక్కువగా మామిడికాయలు, మామిడి పళ్ళు, అటువంటిది ఈ తెలంగాణలోనే ఉన్నారు. వెంకటరామారెడ్డి। 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 महबूब नगर तमिलनाडु। क्यों, क्या हो गया? हाँ हाँ, आपका मालूम है, अनुवाह का मालूम नहीं है? वेंकट रामारेड्डी, महबूब नगर। 0944 0944 05 05 45 45 338 338 0944 05 45 338 338 338। ये मॉडल तेलंगाना के आदरणीय कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी जी, जो अभी यहाँ आ रहे हैं, वो देखने के लिए गए थे। और देखने के बाद अरे क्या चमत्कार देख रहा हूं मैं, ऐसा कभी होता है? देख रहे हैं, बोल रहे होता है, होता है, होता है, जीरो बजट में होता है। మన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రస్తుతం ఇక్కడికి రాబోతున్నారు. వారు ప్రత్యక్షంగా ఈ పొలాన్ని
సందర్శించడం జరిగింది. చూసి ఇది ఎలా సాధ్యపడింది అని ఆశ్చర్యపోవడం జరిగింది. मामिडी का एक प्लॉट अनंतपुरम में है. वो लेडी क्या नाम है उसका, अनंतपुर की, त्रिनाथ. त्रिनाथ कहाँ है? త్రినాథ్ గారు त्रिनाथ, वो अनंतपुर की लेडी जो आई थी अपने महबूब नगर में आई थी, क्या नाम है उसका? बहुत ही सुंदर. శిల్ప శిల్ప शिल्पा. शिल्पा, శిల్ప हाँ शिल्पा. शिल्पा रेड्डी शायद उसका. त्रिनाथ के पास नंबर है उसका. त्रिनाथ. त्रिनाथ कहाँ है? त्रिनाथ के पास उसका नंबर है, बाद में बताएंगे, ठीक है. तो साथियों, ये एटीएम मशीन कौन कौन लगाएगा? हाथ ऊपर करिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत. ఈ మోడల్ని ఎవరెవరు అమలు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారో చేతులు పైకెత్తండి. बहुत बढ़िया. अभी वो एटीएम मशीन बाद में लगाएंगे, ये एटीएम मशीन को भरना है ना. तो अभी 1 घंटा खाना खाना है.